आ, नमस्कार साथियों। कुछ साथी लोग जुड़े हैं तो बात शुरू की जाए। बात तो आज जो इस प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिस पर लगातार चर्चा चल रही है काफ़ी दिनों से, उस विषय पर ही करनी है। उसका नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी समान नागरिक संहिता। तो साथी लोग जैसे जैसे जुड़ेंगे तो हम बातचीत शुरू करेंगे, बातचीत का क्रम शुरू करेंगे। वैसे यूनिफॉर्म का जो हिंदी अनुवाद है वो समान नहीं होता। यूनिफॉर्म का तो हिंदी अनुवाद एक रूप होता है। तो हम लोग तो ये कहते रहे कि हम लोग समानता के पक्षधर हैं, इक्वालिटी के पक्षधर हैं, यूनिफॉर्मिटी के पक्षधर नहीं, एक रूपता के पक्षधर नहीं है। बहरहाल, लेकिन उसका हिंदी और अंग्रेज़ी तर्जुमा अलग अलग तरह से किया गया है, तो अलग अलग किस्म से उसको देखा जा रहा है। तो उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं लगातार चल रही हैं, लगातार बातचीत हो रही है। 27 जनवरी से उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड को यानी समान नागरिक संहिता को इस प्रदेश में लागू कर दिया गया है। तो तब से उसके संदर्भ में अलग अलग तरह से बहुत बात हो रही है, और मैं ये देख रहा था कि इसके संदर्भ में जब बातचीत हो रही है तो चिंताएं बहुत सारे लोग प्रकट कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के इतर सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, बहुत शानदार, ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री तो जगह जगह जाकर के इस सब का जिक्र करते हैं तमाम जगह कि उन्होंने कैसे ऐतिहासिक काम कर दिया है। लेकिन विपक्ष में भी जो चिंताएं प्रकट हो रही हैं वो ऐसा लगता है कि जैसे सत्ता पक्ष की किस्म की ही चिंताएं हैं, यानी कि वैचारिक रूप से वो भाजपाई किस्म की ही चिंताएं हैं। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के और क्षेत्रीय दल तक जितने लोग चिंता प्रकट कर रहे हैं उन सब की चिंता एक तरह से भाजपाई विचार का ही एक तरह से एक्सटेंशन मालूम पड़ता है। उन सब की चिंता संस्कृति को लेकर के है, सनातन को लेकर के है, और इसी तरह की तमाम उनकी चिंताएं हैं। तो बहरहाल, मैं तो उन चिंताओं से भी थोड़ा नाइत्तफाकी रखते हुए अपनी बात आप सब साथियों के सामने कहने आया हूं, और चूंकि काफ़ी सारे साथी लोग इसको देख रहे हैं तो मैं बात शुरू कर रहा हूं। तो बात तो मैं वैसे भी शुरू कर चुका। तो ये जो समान नागरिक संहिता है, असल में ये आया कहाँ से? बात तो यहां से शुरू करनी चाहिए कि ये आया कहाँ से। तो भारत के संविधान में जो चौथा भाग है, उस चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जिनको अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। तो उन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, आर्टिकल 44 है, अनुच्छेद 44 है, जो कहता है कि द स्टेट शेल endeavor टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स a uniform civil code throughout the territory of India। यानी कि जो राज्य है वो अपने नागरिकों के लिए पूरे देश की सीमाओं के भीतर एक समान नागरिक संहिता हासिल करने का प्रयास करेगा। तो ये उसमें कहा गया है, और ये आर्टिकल 44 है। जब संविधान लिखा जा रहा था, संविधान में इसको लेकर के काफ़ी बहस हुई। उस समय ये आर्टिकल 35 था, और संविधान सभा में उस बहस में 23 नवंबर 1948 को बाबा साहब अम्बेडकर ने सारी बहस का जवाब दिया। और आज भी जो आशंकाएं हैं, जो ख़ास तौर पर अल्पसंख्यक समुदाय की आशंकाएं हैं, जो बाकी तमाम लोगों की आशंकाएं हैं, तकरीबन वही आशंकाएं संविधान सभा में भी प्रकट की गई। और तब 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने जब इसका जवाब दिया
तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको किसी पर थोपेंगे नहीं, इसको किसी पर ये समान नागरिक संहिता थोपी नहीं जाएगी, बल्कि मैं ये समझता हूं कि ये कोड उन्हीं पर लागू होगा जो इस बात का डिक्लेरेशन करेंगे, इस बात की घोषणा करेंगे कि हम इससे गवर्न होना चाहते हैं। ये 23 नवंबर 1948 को संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा। आज के दिन पर यह बात नहीं है, आज के दिन पर एकदम कोड़े की तरह है। तो इसमें जो पहली गलती, पहली गड़बड़ जो समझ में आती है वो वहां से है जहां से मैंने कहा कि संविधान सभा में ये बहस थी और संविधान सभा की बहस में डॉक्टर अंबेडकर कह रहे थे कि संसद जब कानून बनाएगी, भविष्य की संसद जब कानून बनाएगी तो उसके लिए ये संभव है कि वो ऐसा प्रावधान करे कि इस संहिता की शुरुआत यहां से हो कि जो लोग ये डिक्लेरेशन करें, जो लोग ये घोषणा करें कि उन पर लागू हो, उन्हीं पर ये लागू हो। तो कौन बनाएगा कानून? 1948 में डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि संसद, भविष्य की संसद ये कानून बना सकती है। जिस अनुच्छेद 44 का जिक्र मैंने किया, जिसमें वर्तमान में ये है, वो क्या कहता है? वो कहता है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स a uniform civil code throughout the territory of India। यानी कि राज्य अपने नागरिकों के लिए देश की सीमाओं के भीतर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हासिल करने का प्रयास करेगा। कौन करेगा? राज्य। तो यहां राज्य का मतलब क्या है? यहां राज्य का मतलब प्रांत नहीं है, राज्य का मतलब प्रदेश नहीं है, राज्य का मतलब है नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य, यानी सरकार। केंद्र नेटवर्क की दिक्कत की वजह से थोड़ा वो गायब हो गया। तो जहां पर मैं कह रहा था कि वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कौन करेगा? राज्य करेगा। राज्य का मतलब प्रांत नहीं, राज्य का मतलब प्रदेश नहीं, राज्य का मतलब नेशन स्टेट, राष्ट्र राज्य, यानी कि केंद्र सरकार किसके लिए करेगी? सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए। तो सिटीजन तो आप किसी प्रदेश के नहीं होते, सिटीजन आप किसी प्रांत के नहीं होते, सिटीजन आप देश के होते हैं, है ना। तो सिटीजन आप पूरे देश के होंगे, किसी प्रांत का सिटीजन हम नहीं होता। हम उत्तराखंड के नागरिक नहीं हैं, हम भारत के नागरिक हैं। तो ये आर्टिकल 44 कहता है कि अपने नागरिकों के लिए पूरे देश की सीमाओं के भीतर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हासिल करने का प्रयास राज्य करेगा, यानी केंद्र सरकार करेगी। तो पहली गड़बड़ तो इसमें यही है कि ये एक जगह का, ये एक राज्य के भीतर बनाया गया यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो एक राज्य समान नागरिक संहिता नहीं बना सकता, है ना। अब वो कह रहे हैं साहब गुजरात की एक समान नागरिक संहिता होगी, आसाम की एक दूसरी समान नागरिक संहिता होगी, तीसरे किसी राज्य की और नागरिक संहिता होगी, यानी अलग अलग राज्यों की समान नागरिक संहिता होगी। तो अलग अलग राज्यों की समान कैसे नागरिक संहिता होगी? तो पहली बात तो ये इसलिए असंवैधानिक है कि ये संविधान के प्रावधानों के विपरीत जाता है। संविधान में जहां जिस बात का उल्लेख है कि पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, तो ये उसके खिलाफ है, पहली बात। दूसरा, पिछले साल फरवरी में विधानसभा ने इसका कानून पास किया, अधिनियम के तौर पर इसको पास किया, और इस साल जनवरी में इसकी नियमावली के साथ इसको लागू किया गया। और आप यकीन जानिए कि ये इस देश में संभवतः पहला कानून होगा कि जिसका अधिनियम जितना बड़ा है, एक्ट जितना बड़ा है, उसकी नियमावली भी उतनी बड़ी है, समानांतर रूप से उतनी बड़ी नियमावली भी है। जबकि नियमावली एक तरह से एक्ट में जो कुछ थोड़ा बहुत छूट जाता है उसके एक्सप्लेनेशन के लिए बनती है। एक्ट बड़ा होता है, एक्ट विशाल होता है, नियमावली छोटी होती है। लेकिन यहां एक्ट और नियमावली बराबर है, यानी कि पहले अधिनियम बनाया गया यूसीसी, और उसके बाद उसके समानांतर उसकी नियमावली बनाई गई, उतनी बड़ी, उतनी विशाल, उतनी वृहद। ये दूसरी। तीसरी बात इसमें कही गई है कि इन नियमों के संदर्भ में भी और इस कानून के संदर्भ में भी ये कहा गया है कि ये पूरे उत्तराखंड में तो लागू होगा, उसमें जो जनजातीय लोग हैं वो इसके दायरे से बाहर हैं, लेकिन उसके अलावा पूरे उत्तराखंड में लागू होगा। लेकिन इसके अलावा उत्तराखंड के नागरिक इस राज्य की सीमाओं से बाहर कहीं भी रह रहे होंगे, उन पर भी लागू होगा। अब यह अपने आप में ऐसा अनोखा, अद्भुत किस्म का कानून है
जो कि उत्तराखंड के नागरिकों पर यदि वो देश के किसी दूसरे प्रांत में रह रहे हैं, वो दिल्ली में रह रहे हैं, वो हरियाणा में रह रहे हैं, वो मुंबई में रह रहे हैं, वो केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में कहीं भी रह रहे हैं, तो ये कह रहा है कि इनका कहना है कि ये कानून उन पर वहां भी लागू होगा। एक किसी दूसरे राज्य में संघीय ढांचा हमारा है, उस संघीय ढांचे में मान लीजिए कि सब डबल इंजन है, तब भी एक राज्य का कानून किसी दूसरे राज्य पर लागू नहीं हो सकता। कोई राज्य अपना कानून अपने राज्य के बाशिंदों पर दूसरे राज्य में जाकर के लागू नहीं करा सकता है, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं साहब, ये कानून तो वहां जाकर के भी लागू होगा। और इसमें चूंकि सब चीज का रजिस्ट्रेशन करना है साहब, वो रजिस्ट्रेशन कैसा होगा उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन सब चीज का चूंकि रजिस्ट्रेशन करना है, शादी का रजिस्ट्रेशन करना है, तलाक का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके अलावा वसीयतों का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप्स का रजिस्ट्रेशन करना है, तो इस कानून के तहत आपके चारों तरफ एक तरह से रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रारों की इफरात होगी। एक रजिस्ट्रार जनरल होगा राज्य में, और उसके नीचे ग्रामीण इलाकों के लिए एसडीएम रजिस्ट्रार होगा, शहरी इलाकों के लिए जो नगर पंचायत और नगर पालिकाएं होंगी वहां एसडीएम रजिस्ट्रार होगा। उन शहरी इलाकों में जहां नगर निकाय होंगे वहां म्युनिसिपल कमिश्नर यानी कि नगर आयुक्त रजिस्ट्रार होगा, उसके नीचे सब रजिस्ट्रार होंगे। अब सब रजिस्ट्रार कौन होंगे साहब? तो सब रजिस्ट्रार ग्रामीण इलाकों में विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी वो ग्रामीण इलाकों के लिए सब रजिस्ट्रार होगा। आप जानते हैं कि हमारे यहां पर्वतीय क्षेत्रों में भी अभी तो एसडीएम भी बहुत सारी जगहों पर नहीं है, बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत सारी तहसीलें बिना तहसीलदारों के, बिना एसडीएमओ के चल रही हैं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में खास तौर पर 15-15, 16-16 पंचायतें एक ग्राम विकास अधिकारी के पास हैं। अब उसके पास ये एक्स्ट्रा काम होने जा रहा है कि वो इतनी सारी चीजों का सब रजिस्ट्रार भी होने जा रहा है। अब मैं बताऊंगा कि वो दिक्कत कैसे होगी। उसके अलावा शहरी इलाकों में नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं के ईओ होंगे, ये सब रजिस्ट्रार होंगे, और शहरी इलाकों में जहां नगर निगम होगा वहां हर वार्ड का टैक्स इंस्पेक्टर जो होगा वो रजिस्ट्रार होगा। तो ये तो साहब यहां तक तो आइए कि ये सब होने जा रहा है। और ये अद्भुत कानून है जिसकी नियमावली शुरू यहां से होती है कि अगर रजिस्ट्रार काम नहीं करेगा तो क्या कदम उठाए जाने हैं। परिभाषा के बाद यहां से शुरू होता है कि रजिस्ट्रार अगर काम नहीं कर रहा होगा तो क्या क्या कदम जो है वो रजिस्ट्रार जनरल उठाएगा। उसके नीचे सब रजिस्ट्रार काम नहीं कर रहा होगा तो रजिस्ट्रार क्या क्या कदम उठाएगा। शादी के मामले में, तलाक के मामले में, इनहेरिटेंस के मामलों में, लिव इन रिलेशनशिप के मामलों में ये कहते हैं कि साहब अगर वो काम नहीं कर रहा होगा, शुरू यहीं से होता है कि अगर रजिस्ट्रार काम नहीं करेगा तो रजिस्ट्रार जनरल क्या क्या कदम उठाएगा, और सब रजिस्ट्रार काम नहीं करेगा तो रजिस्ट्रार क्या क्या कदम उठाएगा। ये पहला कानून है जो यहां से शुरू होता है। और आप तमाम साथियों से जो इस लाइव को देख रहे हैं, मैंने शुरू किया यहां से कि यह असंवैधानिक है, संविधान विरोधी है, क्योंकि संविधान में किसी एक राज्य के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान नहीं है। तो यह असंवैधानिक है, यह महिला विरोधी है, यह अल्पसंख्यक विरोधी है, और एक तरह से स्त्री पुरुष की समानता का भी विरोधी कानून है। और ज्यादातर लोग तो सिर्फ लिव इन को लेकर के बहस कर रहे हैं। मैं भी लिव इन के मसले पर आऊंगा, और लिव इन को उस दृष्टिकोण से नहीं जिस दृष्टिकोण से लोग देख रहे हैं, दूसरे नजरिए से उसको देखने की जरूरत है। लेकिन लिव इन से ज्यादा जंजाल जो है वो शादियों को लेकर के होने वाला है, ये आप समझ लीजिए। जो लोग इस मुगालते में हैं कि शादियों को में कोई जंजाल नहीं होने वाला है, सबसे ज्यादा जंजाल शादी को लेकर के होने वाला है। इस कानून के हिसाब से या इसकी नियमावली के हिसाब से 3 स्टेजेस में हमारे यहां शादियों को बांट दिया गया है। आमतौर पर चर्चा यह है कि साहब 26 मार्च 2010 के बाद वाले इस कानून के दायरे में है। ये गलतफहमी है।
26 मार्च 2010 एक मध्यम तारीख है जिसके आधार पर शादियों का विभाजन है। और 26 मार्च 2010 क्यों है तारीख? 26 मार्च 2010 तारीख इसलिए निर्धारित की गई है क्योंकि उस तारीख पर जो उत्तराखंड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2010 है, वो उस दिन उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ था। उत्तराखंड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2010, उसका गजट नोटिफिकेशन 26 मार्च 2010 को हुआ था, इसलिए वो तारीख है। उस तारीख के आधार पर शादियां 3 प्रकार की हैं उत्तराखंड सरकार की निगाह में। पहली शादी वो है जो 26 मार्च 2010 से पहले हुई हैं। दूसरी श्रेणी की शादी है जो 26 मार्च 2010 से और यूसीसी लागू होने तक हुई हैं। और तीसरे प्रकार की शादी हैं जो कि यूसीसी लागू होने के बाद हुई हैं। और इसमें से कोई शादी रजिस्ट्रेशन के दायरे से बाहर नहीं है। सब शादियों का रजिस्ट्रेशन होना है, और जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना है उनके बारे में क्या है, तो उनको जो है या तो पंजीकरण कराना है या उसका एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना है, यानी उसकी पावती प्राप्त करनी है, अभिस्वीकृति उसको कहा गया है। तो एक जमाने में नरेंद्र सिंह नेगी जी का एक गीत आया। वो गीत था कि रेत की पार्टी में मनसा लेखी की क्या पाई रेतिन, है रेत की पार्टी में मनसा लेखी की क्या पाई रेतिन। तो उसमें एक लाइन है कि जब प्रेम की अर्जी दे छे तो पावती तो ले दे रे लाटा, सुधी मन को उमाल खती की क्या पाई रेतिन। कि प्रेम की अर्जी दे छे तो पावती तो ले दे रे लाटा, सुधी मन को उमाल खती की क्या पाई रेतिन। यानी कि जब प्रेम की अर्जी दे दी थी लाटे तो पावती तो लेकर के आता, सिर्फ मन का गुबार, मन का उबाल गिरा करके उसको उड़ेल करके क्या पाया तूने। तो जब मैंने ये गीत सुना मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा ये जो प्रेम के मामले में प्रेम की अर्जी, उसमें ये पावती यानी रिसीविंग यानी एक्नॉलेजमेंट, ये कहां से आ गया। बड़ा क्लैरिकल सा साउंड हुआ। लेकिन लगता है कि पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने प्रेम में नहीं, शादी में भी एक्नॉलेजमेंट ले आए। तो उन्होंने कहा कि आपकी शादी का रजिस्ट्रेशन अगर पहले से हो रखा है तो आपको फिर एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करना है। वो 26 मार्च 2010 से पहले वालों को भी प्राप्त करना है। 26 मार्च 2010 से और यूसीसी लागू होने तक हुई शादियों वालों को भी एक्नॉलेजमेंट या रजिस्ट्रेशन कराना है, और उसके बाद वालों को तो कराना है। और इन सब के लिए अवधि अलग अलग है। 2 श्रेणियों को, यानी 26 मार्च 2010 तक जो शादियां हुई हैं उनको, और 26 मार्च 2010 से यूसीसी लागू होने तक हुई शादियों को 6 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद वालों को 1 महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना है। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया साहब खूब लंबी चौड़ी, एकदम बहुत ही विशाल वृहद। और ऐसा नहीं कि रजिस्ट्रेशन सिर्फ, जैसा मैंने कहा कि रजिस्ट्रेशन सबको कराना है, कोई रजिस्ट्रेशन से मुक्त नहीं है। 26 मार्च 2010 से पहले भी जिनकी शादियां हुई हैं उन सबको भी रजिस्ट्रेशन कराना है, और उनके लिए अपनी शादी का तमाम किस्म का ब्यौरा, हर किस्म का ब्यौरा देना है। जिनके जो विधुर हैं, विधवा हैं, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है। तो एक तरह से अगले 6 महीने पूरे उत्तराखंड को ये करना है कि लाइन में लग करके अपनी शादियों का रजिस्ट्रेशन कराना है। उत्तराखंड के हर नागरिक को, उत्तराखंड में रहने वाले हर व्यक्ति को, या हर उस उत्तराखंडी को भी जो देश के किसी दूसरे कोने में रहता है। ये अपने आप में असंवैधानिक है कि कोई राज्य अपना कानून देश के दूसरे हिस्से में रहने वाले अपने नागरिकों पर थोपे, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अगले 6 महीने उत्तराखंड के हर व्यक्ति को यही काम करना है, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है। सबको जाकर के अपनी शादी, जो भी उत्तराखंड में शादीशुदा है, चाहे वो 80 साल का बूढ़ा है या फिर वो 30 बरस का युवा है, 25 बरस का युवा है, अगर उसकी शादी हुई है तो अगले 6 महीने उसका एकमात्र एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि उसको जाकर के शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है। और वो रजिस्ट्रेशन में जितनी तरह के डिटेल्स मांगे जा रहे हैं
उसमें कि भाई शादी से पहले आपकी क्या स्थिति थी, शादी के बाद आपकी क्या स्थिति है, आपके बच्चे आप कहाँ के रहने वाले हैं, मूल निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं, 1 साल से राज्य में रह रहे हैं, कहाँ रहते हैं, अभी कहाँ रह रहे हैं, उस सब का सबूत देना है। आपका पता बदल जाए, आपका फोन नंबर बदल जाए, आपका ईमेल बदल जाए, तो सब कुछ आपको जाकर के अपडेट कराना है जाकर के। ये तो एक तरह से नागरिकों के सर्वेलांस का, नागरिकों के निजी जीवन पर निगरानी रखने का एक तंत्र विकसित किया गया है। और इसमें सवाल यह है कि आपको क्यों जानना है कि 80 साल के बूढ़े की शादी कब हुई और क्यों हुई। 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को आकर के क्यों बताना चाहिए राज्य की सरकार को कि उसकी शादी हुई, उसकी शादी इतने सन में हुई। उसको क्यों चाहिए आपको ये डाटा, किस बात के लिए चाहिए आपको ये आंकड़ा। और जिन लोगों ने 26 मार्च 2010 को के बाद जिनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, उनको भी दोबारा आकर के सरकार को ये आंकड़ा क्यों बताना चाहिए, ये डेटा क्यों बताना चाहिए। भाई उन्होंने सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराया ना, सरकार के डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराया, तो सरकार अपने डिपार्टमेंट से वो डेटा हासिल करे, वो डेटा प्राप्त करे। सरकार अपने डिपार्टमेंट से वो डेटा क्यों नहीं हासिल कर सकती। लेकिन सरकार अपने डिपार्टमेंट से वो डेटा हासिल नहीं करेगी, वो लोगों को लाइन में लगाएगी। तो अभी तक इस देश में जो 2014 के बाद चला आ रहा कार्यक्रम था, जिसमें आपको आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराना है, आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक कराना है, आधार कार्ड को पासबुक से लिंक कराना है, आधार कार्ड को इससे लिंक कराना है, आधार कार्ड को उससे लिंक कराना है। उसके बाद का यह नया काम है कि आपको अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है, पूरे उत्तराखंड को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो यह औचित्यहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए जो लोग ये समझ रहे हैं, जिन लोगों को ये शादी वाला मैं इसलिए विस्तार में बता दे रहा हूं कि जिन लोगों को ये मगालता है कि ये सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप के बारे में है, ये सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप के बारे में नहीं है। ये शादियों के लिए भी उतनी ही जटिलता पैदा करने वाला कानून है, इसकी पूरी नियमावली उतनी जटिलता पैदा करती है। और ये सिविल कोड नहीं है, ये क्रिमिनल कोड है, ये सजा देता है आपको। उसने सजा तय कर दी कि अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो क्या होगा। तो इस संदर्भ में आपको किस्सा सुनाऊं कि एक्ट में जो लिखा हुआ है, एक्ट और नियमावली अलग अलग है और बराबर एक, जैसा मैंने शुरू में कहा कि बिल्कुल बराबर है, एक बराबर। तो एक्ट में जो लिखा हुआ है कि यदि शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो 10,000 रुपया जुर्माना हो जाएगा। तो जब 2024 में फरवरी में यह कानून पास हुआ, हमने प्रेस क्लब में इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एक पत्रकार मित्र ने मुझसे आकर के सवाल पूछे, बहुत सारे सवालों में वो इस पर आए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई शादी का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा तो उसको जुर्माना हो जाएगा। तो उस पत्रकार मित्र ने मुझसे कहा कि नहीं, मुख्यमंत्री जी तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि भाई उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा कि भाई एक्ट में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी ने कानून नहीं पढ़ा। तो उस दिन पर यह स्थिति सही थी कि एक्ट में ऐसा नहीं लिखा हुआ था। अब लेकिन उन्होंने ये व्यवस्था करा दी, उन्होंने ये व्यवस्था कर दी। इसके चैप्टर 6 में धारा 20(5) में ये उल्लेख है कि अगर 6 महीने के भीतर, इस कोड के, इस संहिता के लागू होने के 6 महीने के भीतर, ये हर व्यक्ति के लिए मैंडेटरी होगा कि वो अपनी शादी का, अपने तलाक का, और यहां तक कि जैसा मैंने कहा कि जिनके पति पत्नी इस दुनिया में नहीं होंगे उनको भी जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा या मैरिज एक्नॉलेज करानी पड़ेगी, पावती लेनी होगी। तो अगर ये नहीं करेंगे तो वो कहता है, नियमावली कहती है कि तब आपको जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो सरकार की सेवाएं हैं, सरकार की योजनाएं हैं, सरकार की सब्सिडीज हैं, उनसे आपको वंचित कर दिया जाएगा। तो ये एक तरह से सिविल कोड नहीं है, क्रिमिनल कोड है। इसका नाम सिविल कोड है लेकिन ये तो क्रिमिनल कोड है। ये सजा देता है आपको, जुर्माना करता है, हर चीज में जुर्माना है, रजिस्ट्रेशन देर में करने में जुर्माना है, रजिस्ट्रेशन करने की फीस है ना, शादी के रजिस्ट्रेशन की भी फीस है। तो इस तरह से एक तरह से ये क्रिमिनल कोड इन्होंने बनाया है, सिविल कोड नहीं बनाया है। ये सजा देने वाला कोड है, यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, है ना। इसमें जनजातीय क्षेत्र के लोग इसके दायरे से बाहर हैं। तो ये शादी का जो पहलू है, इसको मैं इसलिए इतना डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा ये उत्तराखंड के हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा, उत्तराखंड के बूढ़े बुजुर्गों को तक ये प्रभावित करता है। ये सरकार ने आपके गले में ऐसा जंजाल डाल दिया है कि आप इसमें फंसे रहेंगे और ये नहीं होगा।
इसको करने में मुश्किल होगी, इसलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए, इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। बहुत सीधी बात है ये। इसलिए मैंने इसको इतने विस्तार से इस शादी वाले पहलू को समझाया, क्योंकि ये सब पर लागू होता है। अब इसमें जिस दूसरे पहलू की चर्चा हो रही है, और बहुत सारी बातें, तलाक के लिए भी उतनी फॉर्मेलिटीज है, तलाक का भी रजिस्ट्रेशन कराना है। तो लेकिन इसमें जो दूसरे पहलू की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के, जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के और क्षेत्रीय पार्टी तक सब कह रहे हैं साहब संस्कृति पर बड़ा भारी हमला हो गया है। ये तो बताइए, लिव इन को मान्यता दे दी, कानूनी और वैधता दे दी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये बहुत, एक तरह से आप भाजपा के ग्राउंड में जाकर के मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भाजपाई किस्म का ही संस्कार, भाजपाई किस्म का ही विचार है जो आप इस तरह की बात कह रहे हैं। आज के दिन पर लिव इन रिलेशनशिप हमारे समाज की सच्चाई है, हमारे समाज की असलियत है। हमारे देश के हर हिस्से में लोग, नौजवान लड़के लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हमारा इसमें यह कहना है कि भाई जब उसको इतना सब रजिस्ट्रेशन और ये सब करना पड़ेगा, इतनी सारी प्रक्रिया उसमें है, उसमें तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए आपको मकान मालिक से भी सहमति लेकर के आनी है। अगर आपके पास रहने के लिए मकान नहीं है तो वो लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे। उनको 15 दिन का टेम्परेरी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन होगा और उस 15 दिन में उनको अपने लिए मकान का इंतजाम करना होगा। तो वो 15 दिन के भीतर अपने लिए फिर लेकर के आएंगे। तो मकान मालिक से लेकर के, थानेदार से लेकर के, माता पिता से लेकर के और रजिस्ट्रार जनरल तक, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार तक, सबके पास उनका डेटा होगा। सवाल यह है, नहीं ये फिर आप मुगालते में हैं, देवभूमि की संस्कृति पर बट्टा नहीं, उसके अलावा बहुत कुछ है। उससे पहले का हिस्सा शायद आपने सुना नहीं, तब मैं इस बात को कह रहा हूं। शादी तो है और शादी को लेकर के भी उतना ही तकनीकी तामझाम है। तो लिव इन रिलेशनशिप में तो सवाल यह है कि लिव इन रिलेशनशिप में लोग इसलिए रह रहे हैं कि भाई वो शादी वाले फॉर्मल रिलेशन में नहीं रहना चाहते। लिव इन एक इनफॉर्मल किस्म का रिलेशन है और इसलिए उसमें ये स्वतंत्रता है कि भाई जब तक साथ रहना चाहे रहें, जब नहीं रहना चाहें तो उसके बाद लोग अपने अपने रास्ते जाएं। ये उनका विकल्प है। तो जब उसको रजिस्ट्रेशन की इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया में जाना ही होगा तो तब वो लिव इन क्यों चुनेगा? तब तो शादी नहीं करेगा। फिर शादी और लिव इन में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज के दिन पर भी लिव इन में रहने वाले कपल्स को, या 14 फरवरी को ही लड़के लड़कियां पार्क में बैठे रहते हैं तो बजरंग दल और तमाम इस तरह के लंपट समूह जाकर के लड़के लड़कियों को घेरते हैं। अब ये उनके हाथ में सालाना कार्यक्रम, उनके हाथ में ये सालाना उनके हाथ में कार्यक्रम दे दिया गया है कि वो साल भर ऐसे जोड़ों का पीछा करते रहें, क्योंकि पूरा तंत्र तो आखिरकार उन्हीं का है, पूरी सत्ता सरकार उन्हीं की है। तो लोगों की निजता का, लोगों की प्राइवेसी का कोई ख्याल नहीं, बल्कि उनको एक तरह के रिस्क में डालने वाला काम इस कानून के जरिए किया जा रहा है। बहुत सारे युवक युवतियों को रिस्क में डालने का काम। 2 लोगों ने जाकर के रजिस्टर किया, अखबारों में बड़ी बड़ी खबर कि लोगों ने लिव इन के लिए रजिस्टर किया। अरे भाई ये क्या खबर है? इसका क्या मतलब है? ये कोई खबर नहीं। और उसमें दूसरी बात जो मुझे लगता है कि जो गंभीर बात है ना, कि अभी देखिए क्या हुआ कि काशीपुर में एक युवक और युवती ने शादी के लिए एसडीएम के यहां दरख्वास्त दी। दरख्वास्त इसलिए दी कि उन दोनों के धर्म अलग अलग थे और एसडीएम के यहां से डॉक्यूमेंट लीक हुआ और उन लड़के लड़की का लोगों ने जीना हराम कर दिया, जीना मुहाल कर दिया, जीना मुश्किल कर दिया उनका। सरकार क्या इस सब की सुरक्षा करेगी? सरकार कैसे करेगी? सरकार तो खुद उनकी अगुवा है, सरकार तो खुद ऐसे लंपट तत्वों की अगुवा है। तो एक तरह से लोगों के स्वतंत्र चुनाव को लोग स्वतंत्र रूप से चयन करना चाहते हैं। उनके जीवन में एक सर्वेलांस है, पूरा सरकारी सर्वेलांस है। सरकार एक तरह से लोगों की जिंदगियों में घुस करके उनकी शादी को, उनके तलाक को, उनके लिव इन को, उनके तमाम तरह के रिश्तों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इस लिहाज से यह बहुत ही खतरनाक कानून है और इसका विरोध किया जाना चाहिए, इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए।
इसको बहुत साफ शब्दों में इसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। और जहां से मैंने शुरू किया था कि ये एकदम संविधान विरोधी है। किसी एक राज्य का यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हो सकता है, पूरे देश का यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा जब होगा तो। यह संविधान में व्यवस्था है। जब व्यवस्था है तो। लेकिन ये एक राज्य का यूनिफॉर्म सिविल कोड बना करके एक तरह से नागरिकों के जीवन में एक अनड्यू इंटरफेरेंस, एक अनड्यू सर्वेलेंस, निरंतर उन पर निगरानी, उनकी हर गतिविधि पर निगरानी। वो अपने जीवन में मोबाइल फोन भी बदलेंगे तो ये भी जाकर के रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसमें लिखा है ऐसा कि अगर आप फोन बदलते हैं, आप पता बदलते हैं, तो ये भी आपको हर बार वहां रजिस्ट्रार के यहां जाकर के अपडेट कराना पड़ेगा। ऑनलाइन ही चाहे अपडेट कराना पड़ेगा। और इस राज्य की सरकार क्या इस बात की गारंटी देती है कि ये इतना सारे राज्य के नागरिकों का डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं और ये डेटा सुरक्षित रहेगा? ये डेटा सुरक्षित रहने की गारंटी है? अभी कुछ महीने पहले तो राज्य की सरकार की सारी वेबसाइट्स एक तरह से हैक हो गई और कई महीनों तक वो नॉर्मल नहीं हो पाई। तो कौन इस बात की गारंटी लेगा? पुष्कर सिंह धामी इस बात की गारंटी लेंगे कि इतने नागरिकों का डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं, जबरदस्ती उनसे जबरन डेटा इकट्ठा करवा रहे हैं, उनकी गर्दन पर तलवार रख करके डेटा इकट्ठा करवा रहे हैं, तो इस डेटा की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, इस डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे? तो इस डेटा की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी की जिम्मेदारी नहीं है। राज्य की सरकार की अपनी वेबसाइट सुरक्षित नहीं है, तो ये इतना सारा डेटा जो इकट्ठा किया जाएगा, इसकी तो कोई गारंटी हो नहीं सकती, इसकी कोई जिम्मेदारी हो नहीं सकती। इसलिए ये लोगों की निजता का हनन है, उनकी प्राइवेसी का हनन है, उनके निजी रिश्तों का हनन है, उनको सर्विलांस करने की कोशिश है, उन पर एक निगरानी तंत्र स्थापित करने की कोशिश है और उनके सारे डेटा को रिस्क में डालने की कोशिश है। क्योंकि सब चीज में आधार कार्ड, ये कार्ड, अलाना कार्ड, सब कार्ड चाहिए। इसलिए इस कानून का विरोध किया जाना चाहिए। निश्चित ही मॉरल पुलिसिंग है, उस मॉरल पुलिसिंग से ज्यादा है सर्विलांस स्टेट है एकदम। जो आपकी शादी, जो जानना चाहता है कि भाई आपने शादी कब की, जो कह रहा है कि 26 मार्च 2010 से पहले भी शादी की, तो वो भी बतानी पड़ेगी। 80 बरस के व्यक्ति को भी आकर के बतानी पड़ेगी उसने शादी की और अब उसकी पत्नी नहीं रही या उसका पति नहीं रह गया है, उसको ये भी आकर के बताना पड़ेगा। राज्य को ये जानने में क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए? लेकिन राज्य को ये जानने में इंटरेस्ट है क्योंकि राज्य को कोई और काम नहीं करना है। राज्य स्वयं लोगों को शिक्षा नहीं दे सकता, रोजगार नहीं दे सकता, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकता। राज्य की ये हालत है, राज्य की सरकार की यह हालत है। अभी तो रामनगर में दुर्घटना हुई, पौड़ी में दुर्घटना हुई, अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे इलाज करने को, टांका लगाने की सुविधा नहीं थी, बिजली नहीं जल रही थी पौड़ी के अस्पताल में। तो क्योंकि आप लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते, आप लोगों को शिक्षा और रोजगार नहीं दे सकते, आप लोगों को कुछ नहीं दे सकते, इसलिए आपने उन पर एक तो निगरानी का सिस्टम एस्टैब्लिश किया है और दूसरा आपने उनको ये काम पर लगा दिया है कि अब शादी का रजिस्ट्रेशन कराओ, अगले 6 महीने सब लाइन में लग करके रजिस्ट्रेशन कराओ। उसमें कह दिया गया है कि साहब अगर आपसे नहीं हो रहा है तो सरकार जो एजेंसीज तय करेगी उन एजेंसीज के जरिए आप करवा लो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वो कहता है कानून। तो इस तरह से ये जो सर्विलांस स्टेट बनाने की कोशिश है और उस ऊपर से उसका ढोल पीटा जा रहा है कि बहुत अच्छा कानून हो गया, बहुत बढ़िया कानून हो गया, संविधान विरोधी कानून, महिला विरोधी कानून, देश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ कानून और अल्पसंख्यकों को निशाना बना करके ये एक प्रवृत्ति है। देखिए इस राज्य के भीतर ये प्रवृत्ति लगातार है कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है और उसके बाद बहुसंख्यक भी उसके शिकार होते हैं। तो यहां भी इस कानून के जरिए भी अल्पसंख्यकों को निशाना बना करके बहुसंख्यक उसके शिकार हैं। बहुसंख्यकों को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हर व्यक्ति को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, हर व्यक्ति को लाइन में खड़े होना पड़ेगा, हर व्यक्ति को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तलाक का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। लिव इन तो कहिए तो लंपट समूहों के लिए अवसर पैदा किया गया है कि वो जाकर के ऐसे जोड़ों का पीछा करे। तो ये इसलिए इस कानून के बारे में समग्रता में सोचे जाने की जरूरत है। मेरा खास तौर पर सत्ता पक्ष तो अपनी तरह का है, उसके अपनी तरह की विचारधारा है, लेकिन विपक्ष के मित्रों से, तमाम लोगों से ये निवेदन है कि सिर्फ सुनी सुनाई बातों से तय न करें। सिर्फ संस्कृति खतरे में है,
का प्रलाप करके सरकार को बच निकलने का अवसर न दें। ये संस्कृति का मसला नहीं है, यह आपकी निजता का, आपकी प्राइवेसी का मसला है। आपका सारा डेटा आप पर हर घड़ी हर क्षण सरकार निगरानी रखना चाहती है। ये निगरानी का तंत्र बनाया गया है। और मैंने आपसे कहा कि ये सिविल कोड नहीं है, क्रिमिनल कोड है। इसमें सजा का प्रावधान है, लगातार हर चीज के लिए सजा है, पेनल्टी का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है। तो इसलिए तमाम नागरिकों से, तमाम उत्तराखंड की जनता से और उत्तराखंड से बाहर रहने वाले भी उत्तराखंडी लोगों से हमारा निवेदन है कि इसका सही परिप्रेक्ष्य में, सही संदर्भ में देखते हुए इसका विरोध करें, इसके खिलाफ खड़े हों। इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया जाना चाहिए। इसकी वापसी की हम मांग करते हैं। इसको निरस्त किया जाना चाहिए, इसको रद्द किया जाना चाहिए। और इसलिए भी निरस्त किया जाना चाहिए कि इस राज्य में किसी ने नहीं कहा कि राज्य को यूसीसी चाहिए। मैंने आपसे कहा अपनी बात शुरू करते हुए कि संविधान में बहुत साफ साफ है कि पूरे देश के लिए यूसीसी होगा, एक राज्य का यूसीसी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो राज्य के नागरिकों पर सर्वेलांस का कानून बनाया जा रहा है, राज्य के नागरिकों पर एक तरह से सरकारी निगरानी, सरकारी शिकंजा कसने का कानून है और इसलिए इसको निरस्त किया जाना चाहिए। हम राज्य के तमाम नागरिकों से ये अपील करते हैं, निवेदन करते हैं कि इसके खिलाफ खुल करके खड़े हों। ये इसका एक ब्रीफ, एक पहलू मैंने आपके सामने रखा। कुछ और चीजें होंगी तो फिर और मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो लेकिन जिन साथियों ने आधे में से ज्वाइन किया है वो शुरू से इसको सुनेंगे तो उनकी समझ में आएगा कि और जो इसके पहलू हैं उन सारे पहलुओं पर क्यों इसके खिलाफत करने की जरूरत है, इसका विरोध करने की जरूरत है और इसके खिलाफ खुल करके बोलने की जरूरत है कि हम इस कानून को नहीं मानते हैं। सारे राज्य के भीतर नागरिकों को अवज्ञा करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, हम अपना डेटा, हम अपने आंकड़े तुम्हारे हाथों सौंपने को तैयार नहीं हैं, हम अपना सब कुछ तुम्हारे हाथ सौंपने को तैयार नहीं हैं। ऐसे संविधान विरोधी, ऐसे महिला विरोधी, ऐसे अल्पसंख्यक विरोधी कानून को हम नहीं मानते हैं। हम इसको सिरे से खारिज करते हैं इस उम्मीद के साथ कि इन तमाम बातों पर आप गौर करेंगे। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।